तो सिंपल माइक्रोस्कोप में लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बनेगा इसका बात हम लोग कर लिए थे, ठीक है। और उसका क्या आया था फॉर्मूला 1+d/f। तो सिंपल माइक्रोस्कोप का जो मैग्निफिकेशन है वो सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था 1+d/f। अब उसी सिंपल माइक्रोस्कोप में एक नॉर्मल विजन का केस करते हैं, लिखे नॉर्मल विजन। देखिए उसी सिंपल माइक्रोस्कोप में हम एक नॉर्मल विजन का केस करते हैं। नॉर्मल विजन का केस क्या होता है ध्यान से समझना। तो नॉर्मल विजन का केस में क्या होता है कि जब भी फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनेगा तो हम उसको बोलेंगे नॉर्मल विजन। यानी कि जब भी फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनता है तो उसको नॉर्मल विजन बोला जाएगा। बैठिए सब बढ़िया से बैठ जाइए, पहले बैठ जाओ, पहले फिर स्टार्ट करते हैं। When final image formed at infinity, then microscope is said to be in normal adjustment। जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनेगा तो माइक्रोस्कोप को नॉर्मल विजन बोला जाएगा, चाहे वो सिंपल माइक्रोस्कोप हो या कंपाउंड हो या टेलीस्कोप हो। तो जहां आप लोग सिंपल माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला खत्म किए थे, ये वाला कौन वाला खत्म किए थे, 1+d/f किए थे ना खत्म, उसी में नॉर्मल विजन लिखे और एक डायग्राम बनाएंगे सिंपल। एक लाइन पहले लिखो, when final image is formed at infinity, then simple microscope is said to be in a normal adjustment या नॉर्मल विजन। देखिए जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनेगा, जब फाइनल इमेज बनेगा इन्फिनिटी पर, तो हम टेलीस्कोप सिंपल माइक्रोस्कोप को बोलेंगे नॉर्मल एडजस्टमेंट या नॉर्मल विजन। क्या करेंगे, देखो ये डायग्राम बनाएंगे कॉन्वेक्स का। जब आपसे नॉर्मल विजन पूछे तो आपको नॉर्मल विजन का ही डायग्राम बनाना है। उस केस में करना क्या है कि जो ऑब्जेक्ट को हम ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच रखते तो उसको फोकस पर ही रख देना है। यानी ए बी ऑब्जेक्ट जो है ना उसका एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ फोकस ही हो गया। ये जो ए बी ऑब्जेक्ट है वो फोकस पर आएगा। जब ए बी ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस पे रखेंगे तो क्या होगा, यहां से लाइट जाएगा, जे इसको बेंड करेगा, जे यहां से लाइट जाएगा, यहां हमारा आंख का पोजीशन होगा और ये दोनों लाइन फिर जाकर के कहीं मिलेगा ही नहीं। ऐसे ये दोनों लाइन नहीं मिलाना, वो इन्फिनाइट पे चला गया। वो जो हम लोग मिलाते थे कि 25 सेंटीमीटर पर मिलाएंगे और 25 सेंटीमीटर पर उसका इमेज बनेगा, वो 25 सेंटीमीटर पर नहीं मिलेगा, वो इन्फिनाइट पे चला जाएगा। तो हम बोलेंगे कि सिंपल माइक्रोस्कोप का नॉर्मल एडजस्टमेंट है। तो आपको ना एग्जाम में इस बात को ध्यान में रखना है कि हमसे नॉर्मल विजन पूछ रहा क्या। अगर नॉर्मल विजन पूछ रहा तो आपको ये डायग्राम बनाना, वो नहीं बनाना। और इसमें ना कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक नंबर में एक आपका डायग्राम बनाने दे, देखिए सिंपल माइक्रोस्कोप का नॉर्मल विजन का आप रे डायग्राम बनाओ और मैग्नीफाइंग फॉर्मूला लिखो, मतलब लिखो यानी डिराइव नहीं। तो इसका मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा, देखिए इसका मैग्नीफाइंग पावर हो जाएगा, इसका मैग्नीफाइंग पावर 1+d/f नहीं होगा, सिर्फ d/f होगा। जो 1+d/f करते हैं उसके बदले क्या होगा, d/f होगा। ये इसका क्या हो जाएगा, मैग्नीफाइंग पावर। आ रही बात समझ में। तो आपने सिंपल माइक्रोस्कोप जहां खत्म हुआ था वहां ये डायग्राम बना के लिख लो बस, और कुछ नहीं। लिखो, नोट करो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप शुरू करते हैं। लिखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देखो जी,
अब बात करेंगे, नहीं लिखे होंगे हम लिखवा देंगे फिर से, अभी आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, देखो सबसे पहले बता दें कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है ना, जिसपे दो कॉन्वेक्स लेंस होगा। क्या होगा? दो कॉन्वेक्स लेंस। अब देखना, अर्थ सरफेस पर किसी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देखना है, मान लो कोई ट्री है ना, कहीं बिल्डिंग्स है, इसको देखना है। अब सिंपल माइक्रोस्कोप से कुछ दूर तक के ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसे अर्थ सरफेस पर जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज देख सकते हैं, बड़ा इमेज देख सकते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि किसी बैक्टीरिया को भी देखना हो तो सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं देख पा रहे तो हम कंपाउंड से देखते हैं। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो अच्छे क्वालिटी का होता है, गुड क्वालिटी कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैन प्रोड्यूसेस 1000 टाइम्स इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो अच्छा क्वालिटी का कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है वो लगभग 1000 गुना बड़ा इमेज बना सकता है। आ रही बात समझ में? तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप 2025-24 में 2024 में कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपके एग्जाम में आ चुका 5 मार्क्स का। आप क्वेश्चन बैंक देखना, 2024 में कंपाउंड माइक्रोस्कोप लॉन्ग क्वेश्चन आया है, 25 में नहीं आया है, तो 26 में आने का चांस हमको बढ़िया से रहता। ठीक है, तो लिखे, हम कुछ बोलते हैं, लिखते चलिए। पहले लिखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, ठीक है, इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट used to see magnified image of an object like trees, planets नहीं, tree, buildings, प्लैनेट्स वगैरह को टेलीस्कोप से देखेंगे। ठीक है, ट्री, बिल्डिंग्स एटसेट्रा, है ना, ऑन अर्थ सरफेस पर। ठीक है, हम बोल सकते हैं अ गुड क्वालिटी कंपाउंड माइक्रोस्कोप, अ गुड क्वालिटी कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैन प्रोड्यूसेस 1000 times magnified image, 1000 times magnified image of an object। जो अच्छा क्वालिटी का कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ना, वो 1000 टाइम्स इमेज बना सकता ऑब्जेक्ट का, इतना बड़ा इमेज बना सकता। समझ गए? मान लो कहीं भाई दूर दराज के क्षेत्रों को देखना है, या एरोप्लेन से चल रहे नीचे बाढ़, कहीं बाढ़ में लोग फंसे हुए उनको देखना हो, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो क्लियरिटी पता चल जाएगा कहां पर है। ठीक है, ये बात समझ में आ जाएगा बिल्कुल। अब लिखो कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन। देखिए क्या होता कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन में आप लिखते चलो, आपको समझ में आ जाएगा, इसे समझा भी दे देंगे। इट कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंस, it consists of two convex lens, it consists of two convex lens which are placed coaxially, at the two ends of E and DS लिखे हैं, यहाँ पे ध्यान देना, two ends of a sliding metal tube, एक मेटल स्लाइड करवाते हैं, स्लाइडिंग मेटल ट्यूब के दोनों किनारों पर, स्लाइडिंग मेटल ट्यूब के दोनों किनारों पर दो कॉन्वेक्स लेंस को लगाते हैं। ठीक है, देखो, a lens which is kept near the object, lens which is kept near the object is called objective। जो लेंस ऑब्जेक्ट के नजदीक होगा उसको ऑब्जेक्टिव बोलेंगे। एंड विच लेंस kept near the eye,
इज कॉल्ड आईपीस। जो लेंस ऑब्जेक्ट के नजदीक हो उसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, और जो लेंस आंख के नजदीक हो उसको आईपीस बोलेंगे। दो लेंस होगा इसमें, इसमें दो लेंस होगा। बाबू बातचीत नहीं आपस में, इधर ध्यान दो, लिखो इधर, इधर ध्यान दीजिए, पढ़ा रहे हैं वहां पे। देखो क्या है ना कि जो लेंस ऑब्जेक्ट के नजदीक होगा उसको ऑब्जेक्टिव बोलेंगे, और जो आंख के नजदीक होगा उसको आईपीस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आईपीस। द फोकल लेंथ ऑफ the focal length of object eyepiece, the focal length of eyepiece is greater than objective। जो आईपीस का फोकल लेंथ है वो ऑब्जेक्टिव से बड़ा होता है। ठीक है, अब हम लोग प्रिंसिपल का बात करते हैं। इसका क्या प्रिंसिपल है? देखो कंस्ट्रक्शन में इतना ही बात लिखना, हालांकि कंस्ट्रक्शन मेंशन किया, जो क्वेश्चन आया ना उसमें देखना ऐसे लिखा, विथ कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल, इस तरह करके क्वेश्चन देता है, डायग्राम और मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है पूरा। तो कंस्ट्रक्शन में बात हुआ कि दो कॉन्वेक्स लेंस होगा और दोनों को हम कोएक्सियली प्लेस्ड करेंगे एट द टू एंड्स ऑफ अ स्लाइडिंग मेटल ट्यूब, एक मेटल ट्यूब के दोनों किनारों पर। एक ऐसा लेंस जो नजदीक होगा ऑब्जेक्ट का उसको ऑब्जेक्टिव बोलेंगे, और ऐसा लेंस जो आंख के नजदीक होगा उसको आईपीस बोलेंगे। और फोकल लेंथ जो होगा आईपीस का वो बड़ा किससे होगा? ऑब्जेक्टिव से। फोकल लेंथ ऑफ आईपीस इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्टिव। आरी बात समझ में? ये बात होगा। प्रिंसिपल, देखो प्रिंसिपल और वर्किंग में क्या अंतर होता है? जो प्रिंसिपल होता है ना, सेम टू सेम वर्किंग वैसा ही होता है। अंतर क्या होता है? देखो जैसे बहुत लोग कहेंगे प्रिंसिपल वर्किंग दोनों याद करना पड़ेगा। देखो हम आपको बता दें, प्रिंसिपल में क्या होता है ना कि कहां रखे हैं ऑब्जेक्ट को तो कहां इमेज बनेगा। ऐसा कोई बोलेगा कि सर यहां ऑब्जेक्ट रखते हैं ना तो इमेज यहां बनता है, मतलब ऐसा होता है, वो प्रिंसिपल। और उसी को बोल दे हम कि देखिए यहां ऑब्जेक्ट रखे हैं तो यहां इमेज बना है, दिखा देंगे कि यहां इमेज बना है प्रैक्टिकल में, तो वो वर्किंग। तो प्रिंसिपल और वर्किंग में स्लाइटली डिफरेंस बात होता है। तो आपको ये तीनों का, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पूरा का बात कर रहे हैं, टेलीस्कोप का भी जो पढ़ाएंगे वो भी। तो हम पहले प्रिंसिपल लिखते हैं, फिर बाद में आपको समझा देंगे कि अगर आपसे वर्किंग पूछे एग्जाम में तो वर्किंग कैसे लिखना है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है हल्का सा। ठीक है, तो लिखिए प्रिंसिपल में कि when an object is placed between FO एंड 2FO, ये FO लिखने का मतलब ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ, ऑब्जेक्टिव, यहां O से ऑब्जेक्टिव का बात होगा। ठीक है ना? FO एंड 2FO of a convex lens objective, its real inverted and magnified image, is formed on the other side of lens, देखो फुल स्टॉप। this image act as an object, for eyepiece, and final image is formed at least distance of distinct vision, समझ रहे हैं? कैपिटल डी यानी कि 25 सेंटीमीटर, है ना? द फाइनल इमेज इज
वर्चुअल इन्वर्टेड, इरेक्ट नहीं होगा, वर्चुअल के साथ इन्वर्टेड होगा, समझ रहे बात? वर्चुअल इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड। हाँ देखो बाबू यहाँ पे समझना, अगर यहाँ पर हम लोग इतना कुछ कर देंगे, सुनो बात बढ़िया से, अभी हम क्या करने वाले, एक डायग्राम बनाने वाले हैं, सुनो। उस डायग्राम में हम एक ऑब्जेक्ट रखने वाले ए बी, क्या रखने वाले हैं? उस ए बी का एक इमेज बनेगा ए डैश बी डैश, क्या बनेगा? और फिर ए डैश बी डैश का इमेज बनेगा ए डबल डैश बी डबल डैश, क्या बनेगा? तो अगर हम यहाँ लिख दे ऐसा वर्किंग में, ऐसा हम कर दे, ऐसे देखो कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट लिख दे ए बी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट is placed between FO and 2FO of a convex lens, है ना, इट्स रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज, और लिखते हैं ए डैश बी डैश, मतलब दिखा दे इमेज ए बी का क्या बना, ए डैश बी डैश, इज फॉर्म्ड ऑन द अदर साइड ऑफ लेंस। फिर बोलेंगे दिस इमेज ए डैश बी डैश एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस एंड फाइनल इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। मतलब अगर हम ये बता दें इस प्रिंसिपल में कि भाई देखो ये ऑब्जेक्ट था ए बी, उसका इमेज ये बना है, वो इमेज का नाम ये है, उसका नाम दे दे, हम जो डायग्राम है उसका नाम दे दे, वो वर्किंग बन गया, क्या बन गया? इसलिए प्रिंसिपल और वर्किंग में आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं आप करेंगे कि हम प्रिंसिपल पढ़ के गए, वर्किंग पूछ दिया तो कुछ नया बात आ गया, बिल्कुल नहीं। समझ में आ रहा बात? तो कहने का मतलब है यहाँ पर ऑब्जेक्ट का नाम दे दें, हम ऑब्जेक्ट का नाम दे दें तो वर्किंग हो जाएगा। अब इसका हम डायग्राम बनाएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान से समझना होगा। आप लिखो इसको पहले, फिर डायग्राम बनाते हैं। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम देखिए, और आप ये समझिएगा कि डायग्राम हम कैसे बना रहे हैं और डायग्राम किस टेक्निक से बना रहे हैं, ठीक है? आपको हमारे टेक्निक पर ध्यान देना है और हमसे अच्छा डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है? तो रे डायग्राम, रे डायग्राम, समझ गए बात? देखो अब कंस्ट्रक्शन में हम क्या पढ़े थे, कंस्ट्रक्शन में ये पढ़े थे कि दो कॉन्वेक्स लेंस होता, क्या होता है? दो कॉन्वेक्स लेंस होता, और दोनों कहां होता है, पढ़ो जरा, कहां होता है दोनों? एट द टू एंड ऑफ ए स्लाइडिंग मेटल ट्यूब, यानी कि मेटल का ट्यूब होता है और मेटल का ट्यूब स्लाइड करवाते हैं और उसके दोनों छोरों पर, स्लाइडिंग मेटल ट्यूब के दोनों किनारों पर दो कॉन्वेक्स लेंस होता है ना। एक काम करो, जहां बना रहे हो वहां नहीं, पीछे पेज में कहीं एक पेज में, जैसे हम स्केच कर रहे हैं वैसे, मतलब जैसा भी बने, ये मत सोचना कि मैंने बढ़िया से बनाना, फिर बनाना उसको एक बार दोबारा, लेकिन मेरे साथ अभी एक पीछे पेज में स्केच करो जैसे हम करते जा रहे हैं कहीं साइड में। अरे बात समझ में? हाँ, एक स्केच करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, सीख पाएंगे आप। फिर बाद में भी इसको फिर फ्रेश बनाना है, एक बार मेन पेज में कहीं रफ कॉपी में स्केच करो कि कैसे क्या कर रहे हैं। देखो तो सबसे पहले हम क्या किए, एक कॉन्वेक्स लेंस यहां हम बनाए कि ये सर एक कॉन्वेक्स लेंस है, ऐसे देखिए ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है? इस कॉन्वेक्स लेंस को हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं, क्या कहते हैं? अब देखो इसका ये एक लाइन हम ऐसे खींच दिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये कॉन्वेक्स लेंस का क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। समझ रहे हो बात को? देखो अब क्या है ना कि दो लेंस होता है, तो बहुत लोग गलती क्या करते हैं कि एक लेंस बनाए और दूसरा का लेंस जो आईपीस है वो बना दिए यहाँ बगल में, बनेगा वो, लेकिन अभी नहीं बनाना। और ऑब्जेक्टिव से आईपीस बड़ा होता है, तो एक लेंस यहां बनाया, बगल में को बड़ा लेंस बना दिया। बनाना है लेंस, अभी बना रहे हैं दूसरा लेंस बगल में, लेकिन अभी बनाने का तरीका क्या है कि एक लेंस हम बनाए ऑब्जेक्टिव। ये ऑब्जेक्टिव क्यों बोले इसको, क्योंकि इसके सामने हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो ये लेंस क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव। अब देखो इसका एक फोकल लेंथ A4 और ये फोकल लेंथ 2A4, 2A4 माने डबल फोकल लेंथ, इसको C भी लिख सकते हैं हम लोग। अब यहाँ क्या करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को AB को रखते, मतलब यहाँ हमारा एक ऑब्जेक्ट है AB। देखो अब एक ऑब्जेक्ट AB है, वो ऑब्जेक्ट किसके बीच में है, A4 और 2A4 के बीच में है। तो भाई A4 और 2A4 के बीच में एक ऑब्जेक्ट क्या हमारा AB। अब यहां से एक जाएगा लाइट ऐसे, यहां से एक जाएगा लाइट ऐसे, जाने के बाद देखो ये जो लेंस पर गया है इसको तो आप स्केल से बेंड कर सकते हो अपने हिसाब से,
लेकिन जो लाइट जो लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास करता है, ऑप्टिकल सेंटर का नाम यहां दे देते O1, तो जो लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा उसको तो आप स्ट्रेट रखेंगे। अब आपको करना क्या है, देखो आपको इस ए बी ऑब्जेक्ट का एक इमेज इधर बनाना है, और वो कैसा इमेज बनाना है, तो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाना है, माने कि उल्टा बनाना है और वास्तविक प्रतिबिंब बनाना है, और ए बी से बड़ा बनाना है। तो हम क्या करेंगे कि यहां से ये वाला सेंटर से हम पहले स्केल से ऐसे कर लिए, और ये एकदम सीधा, देखो पूरी तरह से मेरा यहां से नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे दिखाना कि ये गया ऐसे। अब इसको ज्यादा हम आगे पीछे कर नहीं सकते हैं, यहां से जो गया यहां से इसको मोड़ना है और मोड़ करके मिला देना है। देखो मिल गया ये दोनों। अब ये मिलने के बाद इसका इमेज बन गया यहां पर ए डैश बी डैश। देखो बाबू ए डैश बी डैश। अब सुनो, इस ए बी ऑब्जेक्ट का क्या बन गया यहां पर इमेज, ए डैश बी डैश। रफ कॉपी में बनाइए आप लोग भी यहां तक कि ए बी का इमेज बनाइए ए डैश बी डैश, कहीं साइड में बनाइए, हाँ साइड में बनाइए। तो आप ना स्केच ऐसे ही, कोई स्केल ज्यादा है ना, लंथन देवानंद कुछ नहीं, बस सिंपल जो है ना, क्या बोलते हैं, से हाथ से खींचो, ऐसे ही से खींच रहे वैसे, ठीक है। हाँ, तो ये ए बी का इमेज बन गया ए डैश बी डैश, ठीक है। तो अब क्या है, एक बात बताओ, अगर तुम दूसरा लेंस बना देता भी यहां बगल में अपना मन से, और कहीं तुम्हारा जो इमेज कट रहा वो कट जाता लेंस के बाद या लेंस से सट करके, तो प्रॉब्लम होता ना बनाने में। इसलिए दो लेंस है, दो लेंस लगा रहे हैं, अब जो दूसरा लेंस है उसके बगल में बना रहे हैं, और वो लेंस आईपीस है और उसका फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव से बड़ा है। मतलब अब जो तुम यहाँ लेंस बनाओगे वो उससे बड़ा लेंस बनाओगे, उसको आईपीस कहेंगे। क्यों, आंख के नजदीक है, इस लेंस को क्या बोलेंगे, आईपीस बोलेंगे। तो दूसरा लेंस अब हम यहाँ बगल में बना दिया ऐसे, और इस पहले वाले लेंस से बड़ा बना दिए। फिर इसको हम ऑप्टिकल सेंटर, इसका नाम O2 दे दिए, ऑप्टिकल सेंटर, और ये लेंस हो गया आईपीस। क्या नाम हो गया, तो देखिए ये लेंस हो गया आईपीस। इसलिए हम बोले थे ना कि अब बनाने में बहुत लोग का क्या मिस्टेक है, दो गो लेंस से बना दिया, सबसे पहले एक लाइन खींचे और दो गो लेंस बना दिए, तो फिर बनाने में दिक्कत होता। अब जो ए बी है, ये जो ए बी है, सुनो, ये ए बी इस आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, मतलब इसका प्रतिबिंब, इसका ए बी का इमेज, ए बी का मतलब लेंस मेकर से वही बात चल रहा है कि एक का इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है, टेलीस्कोप तक वही बात जाएगा। तो इसका जो ए बी है उसका जो इमेज है ए डैश बी डैश, ये इमेज इस आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। किसका काम करेगा, तो आप देखो ऐसे कर लेंगे, यहां से लाइट इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा देंगे। देखो ऑप्टिकल सेंटर से, देखो खींचे, ऑप्टिकल सेंटर से नहीं गया, तो यहां से लाइट एकदम एक ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा सीधे, और बाकी यहां पर एक कॉर्नर से पास करवा देंगे ऐसे। सुनो कहानी। अब बाबू ये जो ए बी था ऑब्जेक्ट, अभी नाम दे रहे हैं, नाम देंगे बाद में, सुनो पहले। अब क्या हुआ कि इस ऑब्जेक्टिव का ये इमेज बन गया यहाँ ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश इस आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा, वस्तु का काम कर रहा, और इस आईपीस का फोकल लेंथ यहां पर है एफ ई। अरे बात समझ में। अब यहां पर ये जो है इसका ए डैश बी डैश का इमेज यहां बनाना है, और वो इमेज बनाना वर्चुअल, इरेक्ट और हाईली मैग्नीफाइड। अब देखो क्या करेंगे, हम ऐसा सोच लेते हैं कि ये जो इमेज है ये इधर कहीं बनेगा, इस लाइन को पीछे की ओर वर्चुअली बेंड करेंगे, यहां पर कर लिया, यहां पर बेंड, यहां पर कर लिए बेंड, समझ रहे हैं बात को। अब यहां पर बेंड करने के बाद हम इसका इमेज यहां बनाना चाहते हैं, लेकिन इमेज तभी बनेगा जब दो गो लाइन आकर के मिलेगा। अब इधर से ये वाला लाइन पीछे से ला रहे हैं और ला रहे हैं, मिला रहे हैं, मिल ही नहीं रहा। बहुत कोई का प्रॉब्लम है सर, ये तो लाइन मिल नहीं रहा, फिर इमेज मान लो यहां मिलेगा तो क्या यहां जाके बनाएंगे इमेज, नहीं, हम तो चाह रहे हैं कि यही बने। ये लाइन जो पीछे आया वर्चुअली, देखो ये जो लाइट आया यहां पर,
इसको ज्यादा टेढ़ा हम नहीं कर सकते हैं। जो ऑप्टिकल सेंटर से है उसको ऐसे लिख सकते हैं। अब मान लो यहां हम इमेज बनाना चाहते हैं और यहां से कोई बच्चा इस कॉर्नर से स्केल से मिला रहा है, इमेज बन नहीं रहा, तो फिर क्या दिक्कत क्या? लेकिन हमको तो इमेज बनाना ही है, हमको इमेज बनाना ही है, मैंने दो लाइन को मिलाना ही है। क्या सर ये जबरदस्ती नहीं। देखो क्या करेंगे, अगर यहां से लाइट आकर के नहीं मिल रहा और पता चल रहा, इस बात को ध्यान देना, पता चल रहा कि यहां से लाइट अगर लाते ना सर, अगर हम यहां से लाते तो यहां से आता ना तो मिल जाता, स्केल से देखने के बाद लग रहा, तो हम क्या करेंगे कि यहां से वो और लाइट भेज देंगे और भेज के उसको ऐसे पास करा देंगे। क्यों? क्योंकि एक लाइट नहीं लाखों लाइट गया है, हम तो एक दो लाइट बनाते और वहां से स्केल से लाएंगे वर्चुअली और उसको मिला देंगे जहां हम मिलाना चाहते हैं। लेकिन हम मिलाएंगे, डायग्राम को बिना मिलाए अधूरा नहीं छोड़ेंगे। समझ में आ रहा बात? हमारा डायग्राम गलत नहीं होना चाहिए। हाँ, आप यहां से जो भी लाइन पास कर सकते हैं, यहां से भी आके कोई मिल सकता है, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट से बहुत सारा रे ऑफ लाइट यहां पास कर रहा है। इसलिए जरूरी नहीं है कि एक ही जो कॉर्नर से आएगा वही मिलेगा। बहुत लोग इसी चक्कर में उसका डायग्राम बनाने में प्रॉब्लम फंस गए कि कॉर्नर से आया, मिल ही नहीं रहा सर, लाइन मिल ही नहीं रहा। वो बात नहीं करना, यहां से लाकर के मिलता तो यहां से मिलाओ। अब ये बन गया A डबल डैश B डबल डैश, A डबल डैश B डबल डैश। सुनो क्या बना, A डबल डैश, तो ए बी का इमेज क्या बना, A डैश B डैश, और A डैश B डैश का इमेज क्या बना, A डबल डैश B डबल डैश। अब थोड़ा ध्यान से समझना, और अल्फा बीटा दोनों एंगल चाहिए ना, अल्फा बीटा एंगल। तो बीटा एंगल क्या होता है, जो इमेज से बनता है, किससे बनता है, और अल्फा एंगल क्या होता है, जो कहां से बनता है, ऑब्जेक्ट से बनता है। कहां से बनता है? तो देखो इमेज तो यहां है, इसके साथ एंगल बन रहा है बीटा। क्या बन रहा है? अब अल्फा कहां दिखाएं, कहां अल्फा दिखाएंगे, सोचो। अल्फा दिखाने में बड़ी समस्या। अल्फा ऑब्जेक्ट एक ए बी यहां है, एक ए डैश बी डैश है, तो अल्फा ऑप्टिकल सेंटर के साथ प्रॉब्लम है। अब देखो अल्फा को दिखाने के लिए रे ऑप्टिक्स का कॉन्सेप्ट क्या किए थे, पी ए डैश बनाए थे। देखो यहां पर मान लो इसका नाम ए डबल डैश बी डबल डैश था, यहां ध्यान दो, ये ऐसा लिखना कि कहीं दिखे, ऐसा मतलब ये है। इस लाइन को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे, पी को, ये थोड़ा सा आगे बढ़ गया, ये वर्चुअली ऊपर के तरफ हो गया, उसका नाम दे दिए पी। अब पी ए डबल डैश ए बी का इक्वल हुआ, और अब इस पी ए डबल डैश से एक लाइट गया ऑप्टिकल सेंटर में और यहां एंगल बन गया अल्फा, यहां एंगल बन गया अल्फा। ध्यान तो फिर से बोल रहे हैं, इस लाइट को थोड़ा वर्चुअली ऊपर ले गए, मिला दिए पी पर, इसको यहां से आगे थोड़ा ले गए वर्चुअली बेंड करके, और ये हो गया पी। पी ए डबल डैश ए बी के बराबर हुआ, और यहां से स्केल से लाइन लेके ऑप्टिकल सेंटर में मिलाए, और ऑप्टिकल सेंटर में वो एंगल बन गया अल्फा। अल्फा और बीटा बन गया दोनों एंगल। तो डायग्राम कंप्लीट हुआ कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। नाम देते हैं, नाम देना, देखो नेमिंग देना। कैसे नाम देना, ये ऑब्जेक्टिव था, इसका ये ऑब्जेक्ट था, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसको बोलेंगे यूओ, ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसका इमेज कहां बना, ए डैश बी डैश पर, ये डिस्टेंस होगा वीओ। क्या होगा, वीओ, ओ फॉर ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का इमेज डिस्टेंस। ये आईपीस, आईपीस का ऑब्जेक्ट बना, लिखेंगे यूई, ई फॉर आईपीस, आईपीस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यहां देखो इसका नाम देंगे वीई, और यही कैपिटल डी होगा आईपीस का इमेज डिस्टेंस, आईपीस का इमेज डिस्टेंस, और वो बनेगा डी, यानी लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी 25 सेंटीमीटर पर। ये कंप्लीट हुआ डायग्राम कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक बनाए हम? अच्छा ठीक बनाए ना, इसे हमने, इससे बढ़िया आपको बनाना है। अब थोड़ा उधर जाके देखते कैसे बनाए हम, लेकिन इससे बनाना अच्छा। ठीक है, चलो बना डायग्राम। तो समझ गया बात को, बनाओ डायग्राम, बनाओ बनाओ भाई बनाओ। हट जाए क्या इधर से? अच्छा ठीक है, हट रहे। देखो मैग्नीफाइंग पावर का वही डिफिनेशन लिखेंगे जो रे ऑप्टिक्स में लिखे थे। बनाओ पहले डायग्राम बनाओ। लिखो मैग्नीफाइंग पावर, लिखो
और मैग्नीफाइंग पावर का वही डिफिनेशन लिखे जो आपने सिंपल माइक्रोस्कोप में लिखा था, और टेलीस्कोप में भी वही लिखेंगे जो आप सिंपल माइक्रोस्कोप में लिखे थे। लिखे इसमें, इट इज डिफाइंड एज मैग्नीफाइंग पावर में, it is defined as the ratio of, it is defined as the ratio of angle subtended by image at the eye to the angle subtended by object at the eye, at the eye। देखो, that is मैग्नीफाइंग पावर का बीटा बाई अल्फा, मैग्नीफाइंग पावर का बीटा बाई अल्फा, और जो बीटा है वो नियरली इक्वल टू 10 बीटा। बताओ 10 बीटा बराबर कितना? डायग्राम देखिए और समझिए, 10 बीटा बराबर कितना? अरे डिफिनेशन वही है पहले वाला, कि जो इमेज से एंगल बनेगा वो और जो ऑब्जेक्ट से एंगल बनेगा वो, उसके रेशियो को मैग्नीफाइंग पावर कहते हैं। बताइए 10 बीटा दिखाई दे रहा है? बीटा कहां बीटा बोलो? 10 बीटा यहाँ है, P बाई बी, इसके सामने परपेंडिकुलर लिख रहे हैं, देखना A डबल डैश B डबल डैश बाई A डबल डैश O2। देखिए कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। देखिए A डबल डैश B डबल डैश बाई A डबल डैश O2 बीटा, इसके सामने A डबल डैश B डबल डैश, ये P और सामने A डबल डैश O2 B, तो P बाई बी। फिर बोलो अल्फा, अल्फा नियरली इक्वल टू 10 अल्फा। बताओ 10 अल्फा बराबर, 10 अल्फा यहाँ है, अल्फा P A डबल डैश बाई A डबल डैश O2, ये हो गया 10 अल्फा। वैल्यू रख देते अल्फा और बीटा का, यहां देखना, समझे? एक बार फिर समझो, बीटा नियरली इक्वल टू 10 बीटा, P बाई बी, A डबल डैश B डबल डैश बाई A डबल डैश O2, अल्फा नियरली इक्वल टू 10 अल्फा, P A डबल डैश बाई A डबल डैश O2, रख देते वैल्यू। देखो यहाँ पे थोड़ा यहाँ जगह बनाते हैं, यहाँ देखना, तो मैग्नीफाइंग पावर हो गया 10 बीटा बाई 10 अल्फा। देखो जी 10 बीटा का हो गया A डबल डैश B डबल डैश बाई A डबल डैश O2 बाई PA डबल डैश बाई A डबल डैश O2। ध्यान देना, अब A डबल डैश O2 A डबल डैश O2 खत्म, क्या बच गया? यहां बच गया A डबल डैश B डबल डैश बाई PA डबल डैश। बताओ मैग्नीफाइंग पावर A डबल डैश B डबल डैश बाई AB, क्यों? PA डबल डैश किसके बराबर है? बताइए AB के बराबर है। किसके बराबर है? ध्यान देना बाबू, तो PA डबल डैश किसके बराबर है? AB के बराबर है। सुनना अब यहां ध्यान देना। अब एक बात बता रहे हैं हम, थोड़ा सा यहां क्या समझना आपको, A डबल डैश B डबल डैश इमेज है, किसका इमेज है? जो A डबल डैश B डबल डैश, वो इमेज किसका है? A डैश B डैश का। किसका है? तो यहां पर इस इमेज के नीचे ये होना चाहिए। अरे बात समझ में आ रहा? देखो दो लेंस है, एक ऑब्जेक्टिव है, एक आईपीस है, तो मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव का भी होना चाहिए और मैग्निफिकेशन आईपीस का होना चाहिए। तो होना क्या चाहिए? देखो कि A डबल डैश B डबल डैश के नीचे A डैश B डैश होना चाहिए, जो नहीं है। A डबल डैश B डबल डैश नहीं है वहां पे, और A डैश B डैश के नीचे AB होना चाहिए, जो नहीं। मतलब वहां क्या दिख रहा है आपको? वहां ये दिख रहा है कि A डैश B डैश मार्केट से गायब दिख रहा है, A डैश B डैश है ही नहीं कहीं वहां पे। तो हम क्या करेंगे, वहां A डैश B डैश का एंट्री करवाएंगे। देखो कैसे करवाएंगे A डैश B डैश का एंट्री, यहां ध्यान देना। A डबल डैश B डबल डैश बाई AB इंटू A डैश B डैश बाई A डैश B डैश। कोई दिक्कत है? A डैश B डैश से मल्टीप्लाई करके A डैश B डैश से क्या कर दिए? डिवाइड। अरे ध्यान से समझना, बहुत जल्दी आंसर आने वाला है, समझो। A डबल डैश B डबल डैश बाई AB इंटू A डैश B डैश बाई A डैश B डैश। अब क्या करते देखो, अब क्या कर रहे हैं कि A डैश B डैश के नीचे AB
और ए डबल डैश बी डबल डैश के नीचे ए डैश बी डैश, बोलो कोई दिक्कत है? अब ए डैश बी डैश कैंसिल हो जाएगा अभी भी। ये बोलो ये किसका मैग्निफिकेशन हुआ? ये किसका मैग्निफिकेशन हुआ? किसका इमेज? ए डैश बी डैश किसका इमेज है? ए डैश बी डैश किसका इमेज है? ए बी का, है ना? तो ये जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस हुआ ये ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस हुआ। किसका हुआ? एम ओ, एम से मैग्निफिकेशन, ओ से ऑब्जेक्टिव। ये बोलो ए डबल डैश बी डबल डैश किसका इमेज है? ए डबल डैश बी डबल डैश किसका इमेज है? ए डैश बी डैश का। तो ये जो अब इमेज के नीचे ऑब्जेक्ट, ये किसका मैग्निफिकेशन हुआ? आईपीस का। तो मैग्नीफाइंग पावर का एक इक्वेशन क्या मिल गया? एमओ इंटू एमई। इसको कोई इक्वेशन कर लेंगे 2। अब आपको एमओ और एमई का वैल्यू निकाल के यहां पुट कर देंगे, फाइनल आंसर आ गया। अब देखो पहले एमओ निकालते हैं। बताओ एम बराबर क्या पढ़े हम लोग? एम बराबर पढ़े H2/H1 बराबर V/U, पढ़े ना? अब देखना, तो एमओ का मतलब है मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय ऑब्जेक्टिव। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव से क्या मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस हो रहा? अब ध्यान दो, एमओ बराबर, ये देखो V/U, इसका है VO और यहां है UO, और VO पॉजिटिव है और UO नेगेटिव है। तो VO प्लस और UO माइनस। क्यों माइनस बताओ? क्योंकि ऑब्जेक्ट सामने है, नेगेटिव है साइन कन्वेंशन से, और इसका इमेज वहां बना। ध्यान दे रहे हो ना? ये समझे ना बात कैसे हुआ? हम इसमें डैश बी डैश से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिए, इसके नीचे इसको लाए, इसके नीचे इसको लाए, ये एमओ एम ही हो गया, एमओ हो गया। अब थोड़ा ध्यान देना, एक लाइन और। एक बात बताओ, क्या आईपीस यहां सिंपल माइक्रोस्कोप के जैसा काम कर रहा है? बताओ तो। अरे क्या आईपीस यहां पर सिंपल माइक्रोस्कोप के जैसा काम कर रहा है कि नहीं? बोलो क्या था सिंपल माइक्रोस्कोप में कि जब एक ऑब्जेक्ट को हम ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच रखते हैं तो उसका वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज उसी साइड बनता है जिस साइड ऑब्जेक्ट है, और वो 25 सेंटीमीटर पर बनता है। तो देखो आईपीस का फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ए डैश बी डैश है, और इसका इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश उसी साइड बन रहा जिस साइड में लेंस है, और ये 25 सेंटीमीटर पर बन रहा। मतलब आईपीस एक्ट एज ए सिंपल माइक्रोस्कोप। क्या बोले? आईपीस एक्ट एज ए सिंपल माइक्रोस्कोप। तो फिर क्या बात हो गया? ध्यान देना, इधर जगह है, कहीं जगह है? ये वाला डिफिनेशन तो लिख लिए हो ना? डिफिनेशन देखो, थोड़ा सा एक स्टेप बाकी है। एक काम करो ना, इधर वाला जल्दी यहां तक आओ, तो यहां तक आओ ना, यहां तक आओ, कर देते हो, कंप्लीट हो जाएगा। अब यहां पर बोले ना आईपीस एक्ट एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप। जो आईपीस है वह कैसा काम कर रहा? सिंपल माइक्रोस्कोप के जैसा। देखो ये यूओ, तो अगर हम एमई निकालना है, ध्यान देना बाबू, यहां पर एमई का मतलब है कि मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय आईपीस। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय आईपीस, ठीक है? तो देखो हम लिखते हैं कि आईपीस, पिछले क्लास पढ़े थे कि सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन हम क्या बोले? आईपीस एक्ट एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप। जब आईपीस सिंपल माइक्रोस्कोप के जैसा काम कर रहा तो फिर हो गया एमई बराबर 1 प्लस डी बाई एफ ही, क्योंकि 1 प्लस डी बाई एफ होता है, यही ना पढ़े, 1 प्लस डी बाई एफ। अब आप एमई और एमओ के वैल्यू को रख दो इक्वेशन 2 में और आपको फाइनल आंसर आ गया। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ MO and ME in equation 2। देखो 2 में रखेंगे तो क्या होगा? 2 में रखेंगे तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होगा MO इंटू ME। तो माइनस VO बाई UO 1 प्लस डी बाई एफ। ध्यान देना, तो माइनस VO बाई UO 1 प्लस डी बाई एफ। यहां तक छोड़ दोगे करके तो कोई बात नहीं है, 5 मार्क्स आपको मिल जाएगा। आ रही बात समझ में, है ना? तो जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फाइनल आंसर मिला मैग्नीफाइंग पावर का,
वो एमओ इंटू एम ए माइनस वीओ बाई यूओ 1 प्लस डी बाई एफ ई यहां तक कर लेना। यानी डायग्राम बनाने के बाद आपको एमओ एम ई निकाल करके वैल्यू को पुट कर देना, ये फाइनल आंसर हो गया। आ रही बात समझ में? तो आप इसको समझो, एक आपको हम ऐसा होमवर्क जैसा दे के जा रहे हैं ताकि अगले क्लास में वहां से हम लोग शुरू करें। देखो वो क्या करना, सुनो, ये समझ गया ना पूरा? उसमें करना ये है, लिखो पहले, लिखो, थोड़ा समय देते लिखो। देखो यहाँ इक्वेशन 3 था ना, तो 4 होगा, यहाँ 4 कर देना, और उसमें कुछ खास बात नहीं है, बाकी आ गया। फिर कोई बच्चा पूछा कि सर यहाँ यूओ में माइनस था तो ऊपर कैसे चला गया? कोई बात नहीं, यूओ में माइनस है ना नीचे में, तो ऊपर हम भेज सकते हैं उसको मैथमेटिकली, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ठीक है, अगले दिन हम लोग आगे इसका बात करेंगे, इसका नॉर्मल विजन का केस करेंगे, है ना, इसका नॉर्मल विजन का केस हम लोग करेंगे, ठीक है।